दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 790 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई जिस तरह वाराणसी की सिविल अदालत के बजाय जिला अदालत को सौंपी और उसे 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने को कहा, उससे यही प्रतीत होता है कि वह इस मामले का जल्द निस्तारण चाहता है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यह एक बेहद संवेदनशील प्रकरण है। इसलिए यह सभी के हित में है कि इस मामले का जितनी जल्दी संभव हो समाधान किया जाए। निसंदेह ऐसा न्यायपालिका की सक्रियता से ही संभव है। इस मामले में न्यायपालिका के स्तर पर वैसी देरी नहीं होनी चाहिए जैसी अयोध्या मामले में हुई और जिसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। एक उपाय यह भी है कि आस्था से जुड़े इस तरह के मामले आपसी संवाद और सहमति से हल करने की कोई ईमानदार कोशिश हो। इससे सामाजिक सद्भाव को बल मिलने के साथ ही राष्ट्रीय एकता का भाव भी प्रबल होगा। अयोध्या मामले में ऐसा नहीं हो पाया था तो इसीलिए कि स्वस्थ संवाद के बजाय वाद विवाद को ज्यादा तूल दिया गया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से हल करने में कई राजनीतिक दल बाधक बने थे। उनका स्वार्थ इसी में था कि किसी तरह इस विवाद का समाधान न होने पाए। कम से कम इस बार ऐसे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यह सही है कि काशी का ज्ञानवापी प्रकरण अयोध्या मामले से भिन्न है और इसके संदर्भ में 1991 में बनाए गए धर्मस्थल कानून को भी रेखांकित किया जा रहा है, जो यह कहता है कि सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे जिसमें वे 15 अगस्त 1947 को थे। लेकिन इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि किसी स्थल के धार्मिक चरित्र यानी उसके रूप स्वरूप का आकलन प्रतिबंधित नहीं है। इससे यही स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की सिविल अदालत के उस
फैसले को सही पाया जिसमें उसने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं समझी और वह भी तब जब उसके समक्ष धर्मस्थल कानून का संदर्भ दिया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्मस्थल कानून किसी स्थान के धार्मिक चरित्र के आकलन पर पाबंदी नहीं लगाता, तब फिर सवाल यह है कि यदि ज्ञानवापी परिसर अथवा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण ऐसे किसी नतीजे पर ले जाता है कि वह वैसा नहीं जैसा दावा किया जा रहा है, तो क्या उसकी अनदेखी कर दी जाएगी? वास्तव में यह वह जरूरी सवाल है जिसका जवाब सामने आना ही चाहिए। चेंज। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का पहला स्थान पर आना ताजा हवा के झोंके सरीखा है। 2018 में शुरू हुए नीति आयोग के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 8 जिले बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती चयनित हुए थे। इस मायने में यह उपलब्धि अतिरिक्त गौरव का विषय है कि देश के शीर्ष 10 जिलों में 5 उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश के जिलों को यह स्थान रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड चैंपियन ऑफ चेंज की रैंकिंग में मिला है, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास आधारभूत संरचना के 5 मानकों पर इन जिलों के विकास से प्रेरित होकर ही 100 आकांक्षी विकास खंडों के विकास की भी संकल्पना की गई है और मुख्यमंत्री ने इनके लिए भी ऐसी ही प्रतिस्पर्धात्मक भावना से काम करने के निर्देश दिए हैं। विकासपरक योजनाओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश लंबे समय तक यथास्थितिवाद का ही अनुसरण करता रहा है। इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता जैसी धारणा बन गई थी, लेकिन आकांक्षी जिलों में पिछले 4 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उनसे नई ऊर्जा पैदा हुई है। इसे समझने के लिए इस कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्य को समझना होगा। ये वे जिले हैं जहां रहने वालों का जीवन स्तर औसत से भी काफी नीचे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भारत के पिछड़ने के पीछे बड़ा कारण इन जिलों में रहने वालों का निम्न जीवन स्तर रहा है। इसीलिए नीति आयोग ने इन जिलों के लिए केंद्र, राज्य सरकार और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों वाला कार्यक्रम तैयार किया। इसमें मुख्य प्रेरक की भूमिका राज्य सरकार की तय की गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नागरिक समाज की मनःस्थिति बदलना और उन्हें
बदलाव के लिए तैयार करना था। केंद्र, राज्य सरकार और नागरिक समाज से बने ट्रिपल इंजन पर संचालित यह कार्यक्रम बिना तीनों की समान गति के संभव न था। इसका न केवल संभव हो पाना बल्कि कीर्तिमान बनाना ही सबसे सुखद एहसास है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।